एमक्यूएम के पास क्लैशनकोफ कैसे आई? बड़ा जबरदस्त वाकया है। अल्ताफ हुसैन साहब को मदऊ किया गया जीएम सैयद साहब की सालगिरह मनाने के लिए सिंध यूनिवर्सिटी में। तो डाइस के सामने एक शख्स के पास उन्हें क्लैशनकोफ नजर आई। तो अल्ताफ भाई इतने मबहूत हो गए उस क्लैशनकोफ के शहर में कि सारे साथियों के लिए ऐलान हुआ भाई ये चाहिए। सबसे पहली मर्तबा कौन लेके आया 90 क्लैशनकोफ? तो वो गए छत पे हॉस्टल की और उन्होंने खूब फायरिंग की। द मोमेंट दे डिसाइडेड दे विल गो फॉर गन्स, एमक्यूएम का इख्तिताम शुरू हो गया था। एमक्यूएम के लड़कों अल्ताफ भाई ने बोला जाओ दर्रा। अब एमक्यूएम के लड़के परेशान, यार हम हाजिर दर्रे जाके असला खरीदें और लेके आए, पठान तो हमें मारेगा क्या? ये तो तुम हमारे खिलाफ इस्तेमाल करोगे। एमक्यूएम पर इल्जाम ये भी लगता रहा है कि उनके इंडिया से ताल्लुकात रहे। बिल्कुल, मुझे 1996 से पता था कि एमक्यूएम के लड़के मोनाबा बॉर्डर से बगैर किसी पासपोर्ट और वीजे के इंडिया जाते हैं। आपको जाती तौर पे पता है? हाँ, मुझे जाती तौर पे पता, मैं मिला हूँ लड़कों से। यार मुझे पता था तो हमारे इदारों को नहीं पता था, कैसे हो सकता है? अल्ताफ भाई का हैप्पी आवर जो मुस्तफा कमाल बता चुके हैं जिसके बारे में वो शुरू होता था, अल्ताफ भाई उसके बाद फोन उठाते थे और डायरेक्ट असाइनमेंट डेस्क पे फोन करते थे। मैंने भी कॉल रिसीव की है, 2 बार की। तो अल्ताफ भाई की कॉल आई रात के 3 बजे। एमक्यूएम का बड़ा मजे का स्टाइल देखा, आपका भाई अंदर यूनिट ऑफिस के अंदर पकड़ा हुआ होगा, उसको सूत रहे होंगे और बाहर आपके साथ मिलकर ढूंढ रहे होंगे उसको। अचानक बाइक पे एक लौंडा थान पांसा अकेला बीच मार्केट के अंदर, उसने ओए और उसने यूं करके अपनी टी शर्ट ऊपर की, उसमें पिस्टल लगी हुई थी। 15 मिनट में बंद कर दो। 15 मिनट में मार्केट बंद हो गई। जो जेनजी है उनके लिए अल्ताफ भाई एक मीम है ना, बट देयर वाज अ टाइम ही वाज अ मॉन्स्टर। आज ना महाजरों के पास उनकी सकाफत है, ना उनके पास उनकी जबान है, ना तालीम है, वो कोटा सिस्टम है जिसके खिलाफ अल्ताफ भाई आए थे। इनकी ना एक फिक्री नशिस्तें होती थी, मैं तुमको बता नहीं सकता किस किस्म की बातें होती थी। सुना दे एक वाकया, सुना दे, आप सुना रहे थे जो ऑफ द रिकॉर्ड। सुना दो। अस्सलाम वालेकुम। आपने पिछले महीने जो है रफ्तार पर 2 कंटेंट ऐसे देखे जिसमें हमने एंड ऑफ अल्ताफ यानी अल्ताफ हुसैन पर बात की, फिर एक कंटेंट हमने बनाया एंड ऑफ महाजर पर। तो बहुत से लोगों का फीडबैक आ रहा था, कुछ लोगों ने अच्छे तारीफ़ की और कुछ लोग नाराज़ भी हुए, और काफ़ी लोगों के ये मैसेजेस थे कमेंट्स थे नीचे कि इसके ऊपर जो है रफ्तार के जो फाउंडर हैं उनको बुलाया जाए और उनसे पूछा जाए, क्योंकि वो भी कराची में रहते हैं और यहीं पले बड़े हैं। तो ज़रा पूछा जाए कि ये अल्ताफ हुसैन और एमक्यूएम की जर्नी है क्या, और इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। फाउंडर रफ्तार फरहान मलिक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, कैसे हैं फैसल, आप खैरियत से? अल्लाह का शुक्र है। सर बड़ी बहस छिड़ गई है हमारे कमेंट सेक्शन पे, तो मैंने कहा कि आज बात हो ही जाए। तो सर ये बताएं कि अल्ताफ हुसैन को ख़त्म किसने किया? अल्ताफ हुसैन की अपनी मैडनेस ने या मिलिट्री ने? मेरा अज़्म इतना बुलंद है, मुझे पराए शोलों का डर नहीं, मुझे खौफ आतिश गुल से है, कहीं वो चमन को जला न दे। अच्छा, अगर मिलिट्री के अंदर सियासी कुव्वतों को ख़त्म करने की ताकत और सलाहियत होती तो मुझे ख़त्म हो जाता, पीपल्स पार्टी ख़त्म हो जाती। अगर मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के पास किसी पॉपुलर सियासी जमात को ख़त्म करने की ताकत होती ना, तो यकीन करो आज पीटीआई ख़त्म हो चुकी होती ना, लेकिन आज नहीं ख़त्म हुई। सो सबसे पहले तो ये बात समझनी पड़ेगी कि मज़ाहिमत, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के साथ मज़ाहिमत किसी भी पार्टी के लिए एक कैटलिस्ट का काम करती है, क्योंकि पार्टीज वो है ना, तुंदी है बाद मुखालिफ से ना घबराए औकाब। अवाम के अंदर आप जो भी समझें, चाहे वो मुजीब हो, चाहे भुट्टो साहब हों, या नवाज शरीफ हों, या बेनज़ीर हों, या इमरान खान हो, यहाँ पर एंटी इस्टेब्लिशमेंट नैरेटिव पॉपुलर होता है। स्पेशली पिछले 10 साल में तुमने देखा है, नवाज शरीफ की गुजरांवाला वाली तकरीर, इमरान खान की जो अब सिचुएशन है जो हो रहा है पीटीआई के साथ, तो वो एक जनरली लोग उस स्टांस को पसंद करते हैं। और जब कोई आपके अवाम में जनरली पसंद कर रहे हो तो वो उसको कैसे ख़त्म कर सकते हैं? तो आई थिंक राहिल शरीफ साहब ने गिरती हुई एक दीवार को धक्का दिया है, लेकिन दीवार गिराई नहीं है उन्होंने। सर आपकी बात समझ नहीं पाया मैं। आपने कहा कि जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट जो स्टैंस होता है वो पार्टी को मकबूलियत देता है, तो अल्ताफ हुसैन ने 2014 में जो तकरीर की थी वो तो एक तरह से एंटी इस्टेब्लिशमेंट थी। लेकिन वो उस वक्त मकबूलियत खो चुके थे। वो मकबूलियत देखो, मैं बता रहा हूँ, अगर तुमको एमक्यूएम की कहानी पे अगर हमको एमक्यूएम की कहानी डिस्कस करनी है ना, तो आपको ये कहानी 92 ऑपरेशन से करनी पड़ेगी। आप देखें, एमक्यूएम के खिलाफ 92 ऑपरेशन हुआ, कच्चे का बोल के पक्के में काम हो गया। जब वो काम शुरू हुआ तो बिल्कुल सारी वही जो प्लेबुक है उसी के हिसाब से काम हुआ, हकीकी बन गई। जिनापुर निकल आया, फिर 3 महीने के बाद प्रेस रिलीज आया, नहीं कोई जिनापुर नहीं था। अब वो सारा कुछ पूरा वही एक, मतलब मैं जब कभी 12 जून जून 1992 के ऑपरेशन की मैं पढ़ रहा था किताबों में, तो बिल्कुल एक 9 मई जैसी सूरत हाल लग रही है। प्रेस लोग पार्टी छोड़ना शुरू हो गए, एमक्यूएम के डिफेक्शन होना शुरू हो गई, हकीकी बन गई, मतलब बिल्कुल आपको लग रहा है कि वही प्लेबुक रिपीट हो रही है।
लेकिन एमकेएम की पॉपुलैरिटी कम नहीं हुई। जब लोगों ने देखा कि रियासत उनकी एक मकबूल जमात पर पिल पड़ी है तो लोगों ने उसको और पसंद करना शुरू कर दिया। लेकिन उसके बाद एमक्यूएम ने जो रिएक्ट किया वो रिएक्शन वो था जिससे एमक्यूएम ने ग्राउंड लूज किया। अल्ताफ हुसैन भाई ने उस वक्त अपने दानिस्त में ये फैसला किया कि ताकत का जवाब ताकत से दे। आखिर वो उससे पहले फैसला कर चुके थे, लेकिन वो उस ताकत का इस्तेमाल, उन्होंने कहा था कि भाई हम 53% शहर के महाजिर बोलने वाले हैं और ये जो 47% है ये हैं दुश्मन। अब इन दुश्मनों से हमें अपने आप को बचाना है, क्योंकि वो देख चुके थे कि कस्बा कॉलोनी का मैसेकर हो या और डिफरेंट पक्का किला मैसेकर हो, कि जो स्टेट है ना, और ये तासुर गलत नहीं था, स्टेट तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम नज़र आ रही थी। वैसे स्टेट अल्हम्दुलिल्लाह हर दफ़ा हर एक को ही तहफ़्फ़ुज़ देने में नाकाम नज़र आती है, चाहे कसूर की ज़ैनब हो या पक्का किला के लोग हों। लेकिन एक तासुर ये बहुत परवान चढ़ गया कि रियासत महाजिरों की मुखलिस नहीं है। दूसरा, एट द सेम टाइम रियासत यानी कि जनरल ज़िया उल हक साहब, उनके सामने दो प्रॉब्लम्स थी। उनके सामने एक प्रॉब्लम थी जमात इस्लामी कराची, जिससे वो इतने खुश नहीं थे, क्योंकि वो ज़िया उल हक को उस तरह सपोर्ट नहीं करती जैसे रेस्ट ऑफ द जमात इस्लामी सपोर्ट कर रही थी। प्रोफेसर गफूर अहमद वगैरह जो कराची की क़यादत थी, ज़िया साहब उससे नाराज़ रहते थे, तो उनको भी पनिश करना था। दूसरा, पीपल्स पार्टी भी थी एक फोर्स, मतलब पीएसएफ, पीपल्स पार्टी 80s में कराची में वो नहीं थी जो आज है। इट वाज क्वाइट अ फोर्स। तो उसके मुकाबले में एक तरफ जीएस हिंद और जीएम सैयद और नेशनलिस्ट कुव्वतों को परवान चढ़ाया, और इधर भी कौमी एक लिसानी कुव्वत को परवान चढ़ाया। तो उन्होंने एक नेशनल पार्टीज का रिस्पॉन्स करने के लिए तासुब के कार्ड को खेला, और वो कार्ड उन्होंने कराची की हद तक तो बहुत कामयाबी से खेला। आपको मैंने पहले भी कहा था कि जो बड़ा दिलचस्प वाकया मैंने किताब में भी पढ़ा कि एमकेएम के पास क्लाशनकोफ कैसे आई। ये बड़ा ज़बरदस्त वाकया है। अल्ताफ हुसैन साहब को दावत दी गई, जनवरी 1986 की बात है शायद। अल्ताफ हुसैन साहब को मदऊ किया गया जीएम सैयद साहब की सालगिरह मनाने के लिए सिंध यूनिवर्सिटी में, इंटीरियर में। वहां गए। अच्छा, वहां पर अल्ताफ हुसैन ने जब तकरीर की डाइस के, तो डाइस के सामने एक शख्स के पास उन्हें क्लाशनकोफ नजर आई। तो अल्ताफ भाई इतने मबहूत हो गए उस क्लाशनकोफ के शहर में कि वो डाइस उतर के सीधे उसके पास चले गए और खड़े हो गए और देखने गए ये क्या है यार, व्हाट इज दिस। फिर उस शख्स ने बताया सर ये AK-47 क्लाशनकोफ है। बड़ी पसंद आता है, अच्छा ये और भी है। तो फिर वो सिंध यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ले गए जेएम सैयद कारकुनान और उनको दिखाया, ये देखो ये भी है, ये भी है, ये भी है, ये भी है। तो अल्ताफ ने यार ये तो बड़ा जबरदस्त एक वेपन है। अब ढूंढ पड़ गई साथियों को, सारे साथियों के लिए ऐलान हुआ भाई ये चाहिए। अच्छा। हाँ, तो फिर सबसे पहली मर्तबा, आई थिंक इन द नेक्स्ट मंथ और सो, फरवरी की या मार्च की बात होगी, सबसे पहली मर्तबा कौन लेके आया 90 क्लाशनकोफ? पता नहीं सर मुझे। जावेद लंगड़ा। अच्छा। जावेद लंगड़ा क्लाशनकोफ लेके आए, भाई की खिदमत में पेश की, भाई मैं ले आया। और उसके बाद वो गए छत पे हॉस्टल की और उन्होंने खूब फायरिंग की। तो उसकी फायरिंग अलग होता है क्लाशनकोफ का। तो उस फायरिंग की आवाज में एक जुबिलेशन थी, एक मतलब एक जो कराची में कल्चर तुम देखते हो ना फायरिंग का, ये महाजिरों का कल्चर नहीं था ना, तुम समझो इस बात को। बाहर से अडॉप्ट ये कल्चर पख्तून कल्चर था कि खुशी के मौके पे भी फायरिंग, गम पे भी फायरिंग करते थे। महाजिरों का कल्चर तो ये फायरिंग का नहीं था यार। तो वो एक बहुत बड़ा मोमेंट है अल्ताफ हुसैन की जिंदगी का और कराची की सियासत का। वो जनवरी, फरवरी, मार्च 1986, यही वो साल है जब कराची के अंदर किलिंग्स भी बहुत बढ़ गई हैं, मैसेकर्स भी हो रहे हैं, सारा कुछ हो रहा है। उस वक्त इनके पास एक नया टॉय आया जिसका नाम क्लाशनकोफ था। आई थिंक दैट वाज द टाइम, दैट मार्क्ड द बिगिनिंग ऑफ द एंड। क्योंकि एक मकबूल, अच्छा उसके आप कहेंगे क्या बात कर रहे हैं, उसके बाद 88 में इनके उन्होंने राइज किया, 90 में राइज किया, करती चली गई, बिल्कुल किया, लेकिन वो नाकामी और तबाही का बीज बो दिया गया। जिस दिन अल्ताफ हुसैन साहब ने यह फैसला किया कि आवर पार्टी विल एक्टिवली परस्यू एन आर्म्ड रेजिस्टेंस, चाहे वो किसी और लसानियत के खिलाफ हो, क्योंकि शुरू में वो इसी वजह से थी। बड़ा दिलचस्प वाकया आगे उस किताब में लिखा है कि 1981 में क्लाशनकोफ की कीमत थी 40,000 और 1988-89 में कीमत 16,000 हो गई थी। 16,000 की क्लाशनकोफ मिल रही थी।
क्यों सर, डिमांड बढ़ती है तो क्या कीमत तो बढ़, प्रोडक्शन बढ़ गई, अच्छा प्रोडक्शन, सप्लाई बढ़ गई, यार यार ये तो डिमांड हो रही है। अच्छा, एमक्यूएम के पास असला नहीं था, ये जमीयत और एनएसएफ और इस दूसरे जमातों के स्टूडेंट बॉडीज के पास था असला, इनके पास नहीं था। इन्होंने फिर लिया, इन्होंने पहले तो उन्हीं के लड़कों से खरीदा। फिर बड़ा मजे का वाकया ये है कि एमक्यूएम के लड़कों अल्ताफ भाई ने बोला जाओ दर्रा। अब एमक्यूएम के लड़के परेशान, यार हम हाजिर, दर्रा कैसे, हम दर्रे जाएं और दर्रे जाके असला खरीदें और लेके आए, पठान तो हमें मारेगा क्या, ये तो तुम हमारे खिलाफ इस्तेमाल करोगे। कराची है महाजिर पठान टेंशन चल रही है, सिंधियों से कोई लड़ाई नहीं है सो महाजिरों की एमक्यूएम की। अब अल्ताफ भाई ने ऑर्डर दिया। अब वो लड़के बड़े मजे की बात लिखते हैं, कहते हैं कि जब हम गए तो हम बड़ी खुशगवार हैरानी का सामना हुआ, क्योंकि पठानों ने हमें बड़ा वेलकम किया। उन्होंने बोला बिजनेस इज बिजनेस एंड अ कप ऑफ टी इज अ कप ऑफ टी। उसने कहा कि हम पठान को खाएंगे क्या, वह हमें काम करना है, बेचना है, आप लोग कोई भी ले। सो फिर वो उन्होंने बाय द एंड ऑफ 80s एमक्यूएम वाज फ्लश्ड। एमक्यूएम के हर यूनिट में असला आता, हर सेक्टर में असला आता, एपीएमएसओ के हॉस्टल्स में असला आता। अल्ताफ भाई ने, वही वो जमाना है जब अल्ताफ ने बोला भी कि हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, हाँ वफा करोगे वफा करेंगे, जफा करोगे जफा करेंगे, हम आदमी हैं तुम्हारे जैसे, जो तुम करोगे वो हम करेंगे। तो अल्ताफ भाई ने उसूली फैसला कर लिया। देखो मेरे ख्याल से ये बहुत एक, यही वो फैसला, मैं तुम शायद बोलोगे कि क्या कह रहे हैं आप यार, मैं बता रहा हूँ जिस दिन, क्योंकि फैसल ताकत का नशा और गोली का नशा बड़ा खतरनाक होता है। फैसल आपकी फाउंडेशन खौफ की बुनियाद पे कि और लोग मार देंगे, तो आपने बोला मुझे फिजिकली प्रोटेक्ट करना है, रियासत का फेलियर, रियासत की प्रोपोर्शन जो भी। अब आपने बोला मुझे अपने हाथ में असला लगे, तो आपकी कोर कॉम्पिटेंस पॉलिटिक्स का है। फिर आप समझ नहीं रहे भाई, आप सियासत थोड़ी कर रहे हैं। फिर आप कह रहे हैं, फिर आपने वो किया। सबसे ज्यादा अल्ताफ भाई किससे नाराज होते तुम्हें पता है? सिंधियों से नहीं नाराज होते थे, पख्तूनों से, पंजाबियों से नाराज नहीं होते थे, उनके साथ इत्तेहाद कर लेते थे, ना उनके लड़कों को मारते थे। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम अल्ताफ हुसैन को किससे था? जब कोई महाजिर लड़का एमक्यूएम से निकलकर किसी और पार्टी में चला जाता था। वो कहते थे ये जो 53% है ना, इनका 1% भी कहीं नहीं जाना चाहिए, ये सब एमक्यूएम के पास रहने चाहिए। तो हुआ क्या भाई, ऐसा तो कहीं नहीं हो सकता ना कि यार सारे महाजिर एमक्यूएम में रहे। तो उनका सबसे ज्यादा अताब का शिकार महाजिर हो गए। सही, यूनिट ऑफिस में महाजिरों के लड़के उल्टे टंगे हुए होते थे। जमात इस्लामी भी इसी वजह से, जमात इस्लामी इस वजह से क्योंकि उर्दू स्पीकिंग पॉपुलेशन थी, तो जमात से भी इसी वजह का प्रॉब्लम। गफूर था वो क्यों हुआ? क्योंकि उनको क्योंकि देखो ना जो अजबिया, वो कह रहे या भाई मेरा तो ये एग्जिस्टेंशियल प्रॉब्लम है ना, मैं तो खड़ा ही महाजिरों के लिए हूं, मेरे पास कोई और दुकान नहीं है, अब तुम भी चले जाओगे तो मेरे पास क्या बचेगा? तो अल्ताफ भाई एक इंतहाई इनसिक्योर माइंडसेट के साथ घुसे इस पूरे फ्रेम में। और फिर शुरू में तो उनको कुछ लोगों ने मशवरे भी देते थे, फिर जब वो उनके साइड के जो भी थोड़े बहुत बराबर साइज कद के बराबर के लोग थे, वो मतलब कौन नहीं जानता अजीम तारिक को किसने कत्ल किया, कौन नहीं जानता। अब मैं जो बात कहना चाह रहा हूं कि जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट था स्ट्रगल में, इस पूरी कहानी में, वो बिल्कुल शुरू से स्टार्ट हो गया था। द मोमेंट दे डिसाइडेड दे विल गो फॉर गन्स, एमक्यूएम का इख्तिताम शुरू हो गया था। और मैं आपको बता दूं, मुशर्रफ अगर नहीं आते, मसला वही था जो इस वक्त पीपल्स पार्टी के साथ है सिंध में, कोई और है नहीं, तो पीपल्स पार्टी जीतेगी। वही मसला था जो इस वक्त पीटीआई के साथ है। सामने के दोस्त, सामने उसके जो कॉम्पिटिटर्स इतने नाअहल और निकम्मे हैं, केपीके में कोई है ही नहीं, तो पीटीआई जीत रही है। यही सेम मसला हो गया था एमक्यूएम के साथ। कराची में कोई इंटरेस्ट ही नहीं लेता था। अच्छा सर, ये बताएं कि एमक्यूएम पर इल्ज़ाम ये भी लगता रहा है कि उनके इंडिया से ताल्लुकात रहे, इंडिया उन्हें फंडिंग करता रहा, इवन के यहाँ के कारकुनान वहाँ ट्रेनिंग लेके जाते थे और फिर यहाँ आकर काम करते थे। अभी कुछ अर्से पहले मेरी एक मुलाकात है एक साहब से, तो वो जनरल राहिल शरीफ की ऑपरेशन और अल्ताफ हुसैन को ठिकाने लगाने का क्रेडिट ले रहे थे। अच्छा, कह रहे थे कि देखिए ना जनरल साहब ने बहुत अच्छा काम। मैंने कहा कोई शक नहीं, जनरल राहिल शरीफ ने बहुत अच्छा काम किया। मैंने कहा मुझे ये बताएं कि ये जो पिछले 18 साल ज़ाये हुए शहर के, वो किसके खाते में डाले हम? लाशें गिरी। कहने क्या मतलब? मैंने कहा मुझे 1996 से पता था, और मैं यकीनन नबी वो लड़के, उसमें ज़्यादा लड़के मर गए, मैं नाम नहीं लेना चाहता, अच्छी बात नहीं है। मुझे पता था कि एमक्यूएम के लड़के मोनाबा बॉर्डर से बगैर किसी पासपोर्ट और वीज़े के इंडिया जाते हैं,
और वहाँ इनको मुकम्मल फैसिलिटेट किया जाता है। तो आप मुझे ये बता रहे हैं, आपको जाती तौर पे पता है? हाँ मुझे ज़ाती तौर पर पता है, अच्छा ज़ाती तौर मैं मिला हूँ लड़कों से, अच्छा। हाँ मैं लोगों से मिला, मतलब मैंने उनसे बात की फेस टू फेस, मतलब फर्स्ट हैंड बता रहा हूँ, कोई बीच में नहीं है। मैं हैरान, मैंने कहा यार आप इंडिया चले, मोना बाव से इंडिया चले गए। तो यार मुझे तुम बता रहे हो, मैं 18 साल का लड़का था यार, मुझे पता था तो हमारे इदारों को नहीं पता था, कैसे हो सकता है सर? इट वॉज एवरीबडी न्यू इट। हाँ मे बी वो जिनापुर नहीं बनाना चाहते थे, जिनापुर टू मच था, लेकिन इंडिया की लॉजिस्टिकल सपोर्ट थी इसमें, वो किस लेवल पे थी आई डोंट नो। बट मैं इस साइड से ये बात जानता हूं कि मैं उन लड़कों से मिला हुआ हूं और मैंने उन लड़कों को देखा जो बाद में नसरुल्लाह बाबर के ऑपरेशन में मारे गए, कि उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया था कि वी गो टू इंडिया। और आपके ख्याल में सिलसिला कब से चल रहा था, स्टार्ट कब हुआ इसका? मेरे ख्याल से 92 ऑपरेशन के बाद 93-94 में, जब एमक्यूएम की इंसर्जेंसी जो कराची के अंदर थी, इंसर्जेंसी कहेंगे ना, क्या कहेंगे कि यही कह सकते हैं कि एक अजीब बेमकसद इंसर्जेंसी थी, महाजर ही मर रहे थे, मरे जा रहे हैं। फिर एक अजीब काम शुरू हुआ, मूसा कॉलोनी में मजदूर मर गए, सुपर मार्केट में गवर्नमेंट के लोग मर गए, फिर पूरी बंद लाशें मिलना शुरू हो गई। ये जो एक्सट्रीम खौफ होता है ना, ये वही शख्स फैलाता है जो पॉपुलर नहीं रहता, ये बात ध्यान में रखना। तुम्हें घर में डंडा उस वक्त रखना पड़ेगा जब बेगम बच्चे आउट हो रहे हैं ना, तो घर में तुमको चीख पुकार, शोर हंगामा, डंडा रखा हुआ है, ये सब बातें उन्हीं अफराद की होती हैं जिनके घर में हालात खराब होते हैं। तो आप कह रहे हैं 94 के बाद से मकबूलियत खोना शुरू कर दी? हाँ बिल्कुल, तुम इलेक्शन के रिजल्ट देख लो ना, मैं तुम्हें बता रहा हूँ ना, मेरे ख्याल से, और जो उसकी रही कहीं कसर थी वो नसरुल्लाह बाबर साहब के ऑपरेशन ने कर दी थी, क्योंकि उनकी जो सारी जो क्या कहेंगे उसको, लिeutenants थे, जो उनके स्ट्रीट जनरल्स थे एनक्यूएम के, फारूक दादा, फ़हीम कमांडो, रेहान काना, नईम शर्री, मैं बहुत सारे नाम बोल रहा हूँ, आसिफ खत्री, सौलत मिर्जा तो बाद में पकड़ा गया, और कौन कौन लोग थे, बहुत सारे लोग थे। वो सारे लोग उसी जमाने में रेडिकेट हो गए। तो उसके बाद उनका वो एक गिरफ्त कमजोर पड़ गई थी, उनकी जो फियर फैक्टर था वो कम पड़ गया था। लेकिन फिर नवाज शरीफ साहब आए, उन्होंने फिर थोड़ा सा ब्रीदिंग स्पेस दिया। फिर हकीम सईद साहब का मर्डर हो गया है, ये मतलब उलमा के कत्ल हुए, उनका केएससी के जो एमडी हैं उमर शाहिद आमिद साहब, जिसमें सौलत मिर्जा को, तो पक्की बात है ना यार, तो सजा हुई है। ही वाज अ बिहारी मलिक। शाहिद हामिद मतलब माइग्रेंट फैमिली का बंदा है यार। मैं बता रहा हूं ना, एमक्यूएम का सबसे ज्यादा अताब का शिकार, अच्छा पीपल्स पार्टी की भी वो रहनुमा हुए, कराची का देख लो, पीपल्स पार्टी की सारी लीडरशिप, चाहे पीएसएफ हो, नजीब से लेकर अब्दुल्ला बलोच तक जो नॉर्थ आजाबाद में मारा गया, सारे पीएसएफ के लोग, पीएसएफ की लीडरशिप, स्पेशली वो जो उर्दू स्पीकिंग थे, नजीब भी उर्दू स्पीकिंग था, सब मारे गए। तो अल्ताफ भाई बहुत छोटे टारगेट के साथ, मैं शायद अल्ताफ भाई से मैंने ज़्यादा बोल दिया, ज़्यादा सख्त हो जाएगी। तो मतलब एमक्यूएम को बहुत शदीद मसला था, और आप ये बात कोई सीक्रेट, मुझे समझ में नहीं आता अभी एमक्यूएम वाले। फैजल आप छोड़ें, आगे बढ़ जाए। आपको पता है मैं समा में काम करता था, 2014 या 15 की बात होगी। उस जमाने में यू वर नॉट विद अस ना? नहीं, तुम नहीं थे। एक अजीब चीज शुरू हुई थी, और वो मेरे ख्याल से हमारे साथ होती और एक और किसी जगह के साथ होती, मेरा नाम नहीं ध्यान में आ रहा। तो समा के साथ एक अजीब चीज होती थी। अल्ताफ भाई का हैप्पी आवर जो मुस्तफ़ा कमाल बता चुके हैं, जिसके बारे में वो शुरू होता था, अल्ताफ भाई उसके बाद फोन उठाते थे और डायरेक्ट असाइनमेंट डेस्क पे फोन करते थे। मैंने भी कॉल रिसीव की है। तुमने की हुई है? 2 बार की। कहाँ? किसी और चैनल? एक्सप्रेस में। वेरी गुड। तो अल्ताफ भाई की कॉल आई रात के 3 बजे। हमारा नैयर था ना? हाँ, नैयर था असाइनमेंट पे। नैयर की अल्ताफ भाई से दोस्ती हुई, इतनी कॉलें आती थी कि नैयर को पहचान गए थे वो। नैयर ने मुझे कॉल किया, उसने बोला भाई अल्ताफ भाई की कॉल आई हुई, हम सो रहे हैं 3 बजे ने रात के यार। उसने बोला सर अल्ताफ भाई बोल रहे हैं बीपर लो। अब वो बेचारा एंकर भी रात के 3 बजे, एमक्यूएम कराची का किंग आ गया लाइन पे। अब वो क्या, सर जी कोई बात नहीं सर, बीपर। अब बीपर पे डाला गया। अच्छा उस वक्त समा का
एक लोकल बीम था और एक यूके में बीम होता था। ठीक है, समझ गया। तो यूके में जो लोग देख रहे थे उनको यूके बीम नजर आता था। अब वो 3 बजे रात के वहां उन्होंने अपनी लोकल प्रोग्रामिंग लगा दी, यूके बीम वाले। अल्ताफ भाई आए बीपर पे, बीपर दिया आधा पौना घंटा। अल्ताफ ने पूछा, अल्ताफ ने टी लगाया, अब वो बीपर देते कहा भाई देखो बस समा पे मैं बोल रहा हूँ, देखो क्या हो रहा है। अब वहां पे लोकल बीम पे स्विच नहीं हो सका किसी भी बावजूद, वहां ही नहीं रहा था। भाई अल्ताफ मैंने कहा, ये अल्ताफ मैंने समझा मुझे तुम लोग बेवकूफ बना टोपी करा रहे। टोपी करा रहे हो। मैं तो तुमने मुझे कहा लाइन बंद, किससे कौन से बात कर रहा हूं मैं। सुबह 7 बजे पूरे कराची में समा टीवी ऑफ एयर। ये मैं अपने बिल्कुल सामने का वाकया बता रहा हूं। आप डीएन थे? मैं डीएन हूं। पूरे करा हम उठे, अपने हमारे घर में समा नहीं आ रहा, नॉर्थ नाजाबाद में। क्या हो गया भाई, नहीं आ रहा, वहां भी नहीं आ रहा। पूरे कराची में कंप्लीट शटडाउन, ऑफ एयर। अच्छा हमें समझ ही नहीं आ रहा ये हुआ क्या। पहले तो हमें टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड 4, 5, 6 बजे जाके पता चला कि भाई ये मसला है। हमने कहा यार भाई चला तो है कराची में, तो मतलब पाकिस्तान में तो ऑन एयर था बीपर। यहाँ वाले तो बता सकते थे। बता रहे हैं वो कह रहे हैं। अच्छा अब आप एमक्यूएम का बड़ा मजे का स्टाइल देखो, और ये मैंने इनके ना तंजीमी कमेटी के जमाने से देखा था। आपका भाई अंदर यूनिट ऑफिस के अंदर पकड़ा हुआ होगा, उसको सूत रहे होंगे और बाहर आपके साथ मिलकर ढूंढ रहे होंगे उसको। ये बड़ा जबरदस्त स्टाइल था ना ये। टिपिकल, मतलब ये जब किसी चीज को ज्यादा कंडेम करने लगते तो मैं कहता था थोड़ा रुक जाओ, ये क्या इन्होंने तो नहीं किया। एंड अगेन दिस इज अ वेरी टिपिकल, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग दैट वर्ड, इट्स अ वेरी माफिया स्टाइल कि बिल्कुल उल्टा करो जो कर रहे हो उसका। तो वो हमारे साथ इतना शद्दो मत के साथ मजम्मत कर, बिल्कुल बहुत गलत हुआ है। मैंने कहा यार तो किया। अच्छा ना केबल, अच्छा केबल ऑर्डर पे एमक्यूएम ने मजम्मत भी की समा के बाद? हमें फोन पे कर रहे हैं। अच्छा फोन पर कर रहे हैं भाई, लोकल रैम। बड़ी गलत बात है। आपका क्यों, किसने मत करा दिया आपका। हम कह रहे हैं भाई, तो अब केबल ऑप्टर ने बड़ी डरते डरते शाम रात तक बताया भाई ये वही नहीं बंद कराया है। अब तुम यकीन करो किससे बात नहीं की, फारूक सत्तार से तो मैंने खुद बात की, सारे रहनुमा से बात की, कोई रिस्पॉन्स नहीं। पूरा 1 हफ्ता समा ऑफ एयर। सॉल्व कैसे हुआ मामला? गुस्सा ठंडा हो गया और ये हंस के हमें बोल, यार आप एक चैनल है कराची में 30, 50, 40% रेटिंग्स मीटर है आपके, तुमको पता है ना इस चीज का, रेटिंग टपाक जमीन पे आ जाएगी ना आपको, कराची में किसी ने बंद कर दिया आपका, उन्होंने 1 हफ्ते का समझो बिजनेस तबाह कर दिया है। और एनक्यू वाले इतना लाइटली रिएक्ट कर रहे थे इस चीज को। माफी मांग रहे भाई से, भाई साहब ने बोला भाई किस बात की माफी मांग रहे, क्या हो गया, कोई रिस्पॉन्स नहीं। ये मेरे बिल्कुल सामने का वाक़या है, मतलब मैंने इसको, वी हैड टू डील विद इट। अच्छा ये तो 2014 हो गया ना, मैं तुमको बता रहा हूं कि थ्रू आउट द ईयर्स सिंस दैट डिसीजन ऑफ 86 तरीका है वारदात ये। 96 में एक जमाना, तुम तो शायद बहुत छोटे हो गए, कि 4-4 दिन बाजार बंद होते थे। बंद है भाई, हड़ताल है जी, 3 दिन हड़ताल है। 3 दिन हड़ताल, अवाम छपता था शाम में जमीन, कल भी हड़ताल का ऐलान कर दिया। अच्छा जी कल भी हड़ताल है जी, कल भी बंद। फिर कल शाम को परसों हड़ताल का ऐलान कर दिया। या तू इमेजिन कर सकता है फैसल, 3 दिन हड़ताल का ऐलान। अभी तुम सोच सकते हो 3 दिन बंद है। अच्छा ये तो ऑफिशियल हड़ताल होती थी, उसके अलावा वैसे भी बंद है। एक इलाका है लालू खेत में, दुकानें बंद है, वहां के लोकल कमांडर्स ने फैसला किया है दुकानें बंद रहेंगी। मुझे अच्छी तरह याद है, और ये मैंने खुद अगेन मैंने अपनी आंखों से देखा। नॉर्थ नाजाबाद ब्लॉक M की मार्केट 3-4 दिन बंद रहने के बाद खुली। अब जब वो खुलती थी तो खुद ही, अब मोबाइल फोन तो थे नहीं, ऐसे खबर फैलती थी तो लोग भागते थे घरों से, यार सौदे लें, अंडे लें, दूध लें, कोई पता नहीं कब बंद हो जाए। फैसल मेरे ख्याल से 3-4 बजे मार्केट खुली थी, और उस वक्त शाम के 6-7 बज रहे, 3 घंटे रश पड़ा हुआ था मार्केट में। मैं भी कुछ अंडा डबल रोटी कुछ लेने मार्केट में घूम रहा था। अचानक बाइक पे एक लौंडा, थान पांसा, बिल्कुल थान पे, अकेला बाइक पे आया बीच मार्केट के अंदर। उसने ओए अजीब सी एक आवाज निकाली, और उसने यूं करके अपनी टी शर्ट ऊपर की, उसमें पिस्टल लगी हुई थी। 15 मिनट में बंद कर दो। 15 मिनट में मार्केट बंद हो गई। फैसल मुझे समझ नहीं आता था, मैं सच बता रहा हूं। इनकी ना एक तंजीमी नशिस्तें होती, फिक्री नशिस्तें होती थी फैसल। उन फिक्री नशिस्तों में मैं तुमको बता नहीं सकता किस किस्म की बातें होती थी। सुना दे, वाकया सुना दे, आप सुना रहे थे जो ऑफ द रिकॉर्ड। सुना दो, सुना दे। मतलब फिक्री नशिस्तों में
मतलब एक भाई एक दफ़ा फिक्र से खिताब कर रहे हैं, हमारे कुछ दोस्त भी वहाँ मौजूद थे, आप भी थे। हाँ, वहाँ पे खिताब हो रहा है और उस खिताब में ये बात हो रही है कि भाई अल्ताफ़ भाई ने सवाल किया, सब बैठे हुए हैं मुरीदीन, अल्ताफ़ भाई ने सवाल किया कि भाई रेलगाड़ी कितनी बड़ी, भाई रेलगाड़ी कितनी बड़ी, अच्छा अब एक टेंशन है, बट क्या जवाब दे, रेलगाड़ी कितनी बड़ी, भाई ने पूछा जवाब, मैंने कहा वो होता है ना, देयर इज नो राइट आंसर टू दिस, सारे गलत जवाब है इसके, क्योंकि जो भी जवाब होगा भाई का जवाब सही होगा, तो अब सब वेट करें कि भाई खुद ही जवाब दे। खैर अल्ताफ़ भाई रिपीट कर, रेट्रिक ना, अल्ताफ़ भाई तुम्हें पता है बोलने के तो मास्टर थे भाई, फिर भी अब कारकुन भाई पता नहीं, भाई पता नहीं, भाई फिर भी बताओ कितनी बड़ी, अल्ताफ़ भाई पूछे जा रहे हैं कितनी बड़ी, इवेंचुअली कारकुनान ने बोला नहीं भाई आप बताइए, आपका शऊर ज्यादा है भाई, आप बताइए रेलगाड़ी कितनी बड़ी, तो अल्ताफ़ भाई ने जवाब दिया भाई बहुत बड़ी, भाई बहुत बड़ी, तो अच्छा भाई, मैंने कहा अच्छा ठीक है, फिर बोलते हैं भाई लेकिन इंजन कितना बड़ा, अल्ताफ़ भाई लोगों को सिखाना चाह रहे थे कायद का रोल, कि भाई रेलगाड़ी इतनी बड़ी और इंजन हूं मैं तुम लोगों का, भाई इकाई बाकी सब दिहाई। अब मैंने तो सुना, मैंने कहा यार हाउ द हेल डू यू गाइस पुट अप विद दिस, एंड सम ऑफ द बेस्टेस्ट माइंड ऑफ कराची वुड बी सिटिंग देयर और हाथ बांधकर सर नीचे करके सुन रहे होंगे। तुम समझते हो ये अकीदत से सुनते थे? मेरे ख्याल से 25% सुनते होंगे, 75% हंसने की जरूरत नहीं कर सकते थे। तो कोई ऐसा बंदा जो फ्री माइंड रखता हो वो एमक्यूएम में एग्जिस्ट नहीं कर सकता था। मतलब आर्मी के डिसिप्लिन की बात करते हैं ना आप, आर्मी का मतलब आर्मी से बहुत आगे का डिसिप्लिन था, कोई सद्दाम हुसैन बात पार्टी टाइप का डिसिप्लिन था। वो तो आज भी सर मिसालें दी जाती हैं इनके डिसिप्लिन की। वो जो लोग बोलते हैं ना खामोश हो गए, हाँ हो जाते होंगे मोहब्बत में, लेकिन डर, क्लैश एंड गोली। चलें सर आगे बढ़ते हैं। मुझे ये बताएं कि नसरुल्लाह बाबर के दौर में आपने भी कहा कि एमक्यूएम ख़त्म हो गई थी और फिर मुशर्रफ ने उसको दोबारा ज़िंदा किया, तो सर अल्ताफ़ हुसैन के ऊपर जो केसेस बने थे और वो मुल्क छोड़ के गए थे, तो जब मुशर्रफ पावर में आ गया तो एमक्यूएम तो फिर अरूज पर थी, ठीक है, हुकूमत में भी थी, वफाकी हुकूमत में भी रही और उसमें भी रही सूबाई में, तो सर तो अल्ताफ़ हुसैन वापस क्यों नहीं आए, केसेस ख़त्म करवाते और वापस आ जाते, क्योंकि मुशर्रफ तो उस वक्त सब कुछ करने बिकॉज़ अल्ताफ़ हुसैन न्यू अबाउट द ग्राउंड रियलिटीज। अच्छा, उनको पब्लिक में मकबूलियत का अंदाजा था। अल्ताफ़ हुसैन नहीं, देखो जब आप खौफ के जरिए हुक्मरानी करते हैं तो आप खौफ ज़दा भी रहते हैं, बिकॉज़ आप खौफ की, देखो बेनज़ीर को आप कुछ भी कहें, उसने खौफ के लिए नहीं की थी ना, देखो ना यार वो बंदी 18 अक्टूबर को आई, शी वाज हिट, बच गई, उसके बाद वो फिर जलसे करने लगी, क्योंकि वो खौफ बेचती नहीं थी, तो वो किसी और से एक्सपेक्ट भी नहीं करती थी कि कोई मुझे इस तरह वैसे, हालांकि उसके साथ हो रहा था, हालांकि उसके पूरे खानदान के साथ ये कर चुके थे तालिबान से, हाँ थ्रेट्स, लेकिन चूंकि उसकी करेंसी खौफ नहीं थी। अल्ताफ भाई की तो करेंसी खौफ है यार, तो अल्ताफ भाई से ज्यादा खौफ किसी को नहीं होता होगा। सो अल्ताफ भाई को सिर्फ पॉपुलैरिटी का मसला नहीं था, उनको ट्रस्ट का मसला था कि भाई कोई अपने ही लोग साथ। और फिर इमरान फारूक के साथ क्या हुआ यार, वो लंदन में हो गया बॉस, सबको पता है कैसे हुआ यार, एमकेएम के लड़कों ने मारा उसको, मतलब प्रूवन है ना, आप जो भी बोले, मोहसिन वगैरह। और फिर उसका जनाजा कितना बड़ा किया, वो वही वाली बात देखो, याद है ना उसको, ऐसा लग रहा था कि मतलब स्टेट फ्यूनरल से ज्यादा प्रोटोकॉल था डॉक्टर इमरान फारूक का। सो दिस इज, जो भी एक पार्टी इस तरह का, देखो अल्ताफ हुसैन को मैं, देखो ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी, जितने भी डिक्टेटर्स होते हैं ये सियासी तौर पे यतीम होते हैं, तो इनको किसी काफ लीग की जरूरत, तुम एमक्यूएम को तुम काफ लीग जैसी एक पार्टी समझो, उसका वही पॉलिटिकल क्लाउड रह गया था, क्योंकि कोई सियासी जमात जिसकी एक पॉपुलैरिटी थी वो मुशर्रफ के साथ नहीं गई, तो काफ लीग गई, एमक्यूएम गई, इस तरह के लोग गए जिनको एक ताकतवर वालिद साहब की जरूरत थी, उन्होंने उनकी छत्रछाया में घुस गए, बाकी लोगों ने बोला अभी 4-5 साल सरवाइव कर जाओ बॉस। जो हाल इस वक्त नून लीग का है या पीपल्स पार्टी का है, दे नीड एस्टैब्लिशमेंट टू बी इन पावर, अदरवाइज वो अपने वोट से कहीं से नहीं जीत सकते। तो वो कह रहे हैं भाई जो करते हैं करें, 26वीं तरमीम करें, पैका करें, जो करते हैं आप बताइए, हम हाजिर हैं, हम करते रहेंगे। जब आप पॉपुलर होते हैं ना तो ये जवाबदेह होते हैं ना अपने हल्के के वोटर को, तो एमक्यूएम नहीं थी जवाबदेह, एमक्यूएम ने 12 में ही किया मुशर्रफ के लिए, मुशर्रफ ने आगे उसको बोला देखा कराची में ताकत का मुजाहरा, तो ये कोई मोहब्बत की रिलेशनशिप नहीं थी, ये मैरिज ऑफ कन्वीनियंस थी। और एक और बात बता दूं, अगर मुशर्रफ नहीं होता और मुशर्रफ उतना एक्टिवली, अब मुशर्रफ खुद एक महाजिर कराची के जर्नल नहीं होते, तो एमक्यूएम तब भी तबाह हो जाती,
अच्छा, हाँ, क्योंकि मुशर्रफ ने बहुत डायरेक्ट इंटरेस्ट लिया कराची में, डायरेक्ट इंटरेस्ट उनका लिया। ताल्लुक था यहाँ से ज़रा। माजिद फैमिली से ताल्लुक था, कराची के थे, उन्होंने डायरेक्ट इंटरेस्ट लिया और उसके लिए कराची को उनका शुक्रगुजार होना चाहिए कराची की हद तक, क्योंकि कराची में लास्ट मेजर डेवलपमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर की उसी दौर में हुई है। लोग कहते हैं मुस्तफ़ा कमाल ने की थी, मुस्तफ़ा कमाल ने वसीम अख्तर ने क्यों नहीं कर ली? पैसे तो मुशर्रफ ने जारी किए, डायरेक्ट नहीं, हाँ। न सिर्फ पैसे नहीं यार, पर्सनल पुशिंग, हाँ, ही वाज पुशिंग। सो अगर मुशर्रफ नहीं होता तो एमक्यूएम 99 में खत्म हो चुकी थी। हकीम सईद वगैरह के जमाने में एमक्यूएम काम खत्म हो गया था, फिर वो जिंदा हुए, चलते रहे। फिर तुम्हें पता है यार, फिर देखो खत्म कैसे हुई, लेकिन देखो ये इंपॉर्टेंट है ना, फिर हुई कैसे खत्म। तो एमक्यूएम की पॉलिटिकल लाइफलाइन तो वेन कर रही थी। लोगों को ये बात हो सकता है अनपॉपुलर, मतलब लोग एग्री ना करें, लेकिन मैं इस बारे में 100% श्योर हूं। एमक्यूएम 2013 का इलेक्शन हार गई थी बुरी तरह से। पीटीआई का जो पहला बड़ा इलेक्शन था, मैं बता रहा हूं। तो अच्छा, फाउंडेशन पब्लिक स्कूल, गुलशन इकबाल, नॉर्थ कराची, नॉर्थ नाजाबाद, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल और ईस्ट के इलाके बता रहा हूं जो एमक्यूएम के गढ़ है। वेस्ट का नहीं बता रहा, साउथ का नहीं बता रहा, आरिफ अलवी का नहीं बता रहा, गुलशन, नाजाबाद, नॉर्थ नाजाबाद, नॉर्थ कराची के हल्के बता रहा हूं। 3 बजे एमक्यूएम के लड़कों ने वोटिंग बंद करा दी थी। एक नहीं, सैकड़ों लोगों ने बताया। प्रोफाइलिंग कर रहे थे, अगर आपका एक सर्टन हुलिया है, शक्ल सूरत है, हो गया आपका। और ये व्यूअर्स देख रहे होंगे, आप, मैं सबको इनवाइट करता हूं, आप पूछिए अपने घर में, अगर आपने 2013 में वोट किया है तो आप अपनी बात बताएं, अगर आप डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल में थे और या ईस्ट में थे, क्या ऐसा हुआ था, नहीं हुआ था। उसके बावजूद 4 बजे बहुत सारे पोलिंग स्टेशन पे पोलिंग खत्म, बंद हो गई। उधर मीडिया कंट्रोल था, बोल नहीं सके। ऐसे अल्ताफ भाई ऐसे दीवाने हो गए थे उस रात को, जो पिटवाया था सारे लीडरों को। हाँ याद है, याद है ना? क्यों भाई, ख्याल से 90% सीटें जीत गए थे अल्ताफ भाई। अरे इतनी तारीखी फतह मिली है, जश्न होना चाहिए। ये बिल्कुल 2024 वाला हाल था कि एमक्यूएम 19 सीटें जीत रही थी और यहां पे पीछे मरकज पे चल रहा था बो काटा। मुझे एक उनके मिनिस्टर से मुलाकात हुई, मैंने कहा यार आप गाना तो पतंग के कटने का चला रहे थे, हमें खुद आवाज पूरी रात बो काटा चलाया उन्होंने। मैंने कहा भाई बो काटा तो पतंग कटने की आवाज होती है, सेलिब्रेशन, मतलब बेचारों को इतने टोन डेफ थे कि उनके दिल से बो काटा ही निकल रहा था, कट गई पतंग। तो 2013 में बिल्कुल यही हाल पीटीआई ने कर दिया था इनका। पीटीआई ने क्या कर दिया था, पीटीआई अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नहीं करती, ना कराची के लिए कुछ किया है, ना तंजीम साजी के लिए कुछ किया है। लोगों ने किया। कराची के हमने कहा एक ऑल्टरनेटिव नजर का, यार दोस्त को वोट, जान छुड़ाओ यार, ये दूसरा आया है, एक कोई फ्रेश ऑल्टरनेटिव है। और फिर 2013 में तो बिल्कुल अंतिम संस्कार हो चुका था। उसके बाद वो एक बिल्कुल एक खाली सी एक दीवार थी, पॉपुलैरिटी खत्म हुई थी। उन्होंने बोला यार ये क्या बनवाए, इतना खाली हंडिया इतना बज रही है। उन्होंने यूं धक्का दिया और उन्होंने कोई गैर कानूनी ऑपरेशंस नहीं किए, उन्होंने लीगल रेड्स मारे। मेरे ख्याल से वाहिद बंदा जो शायद किसी बहुत कम एमक्यूएम के लड़के मरे राहिल शरीफ के ऑपरेशन में, मेरे पास काउंट नहीं, गिरफ्तार हुए हैं। उन्होंने एज अ लीगल कोर्स लिया राहिल शरीफ ने, ही टुक अ लीगल कोर्स एंड ही सौलत मिर्जा को हैंग किया। बाय द वे वो भी बहुत मजे की स्टोरी है। अच्छा, बहुत मजे की स्टोरी है कि सौलत मिर्जा किसी शराइत के ऊपर वो वीडियो बयान जारी किया था और तुम्हें पता है कि उस वैसे सर वो भी बड़ा हैरानकुन था कि जेल के अंदर से उनका स्टेटमेंट वो था। छोड़ो ना यार, अब तुम फिर जैसे भी जारी हो गया। सौलत मिर्जा ने किसी डील के तहत वो बयान जारी किया था, लेकिन फिर मेरे जराये के मुताबिक, नाम ले देता हूं, उमर शाहिद, उनकी वालदा और एक और कुछ लोग, पुलिस के सीनियर लोग पिंडी गए। अच्छा, हाँ। और उन्होंने बोला ये नहीं होगा बॉस, हमने बहुत स्ट्रगल करके सजा दिलवाई है, ये बंदा नहीं आगे पीछे होना चाहिए, ये बंदा, ये किसी डील के तहत इसको छूटना नहीं चाहिए। ये आपने मतलब अगर कोई डील कर ली है कि आप मतलब छूटने के करीब था वो। हाँ, मतलब वो किसी वादा माफ गवाह, मतलब उसने किसी डील के तहत ही काम किया था ना। तो दे पुश्ड रियली हार्ड। उन्होंने तो बोला ये हमारे लिए नामुमकिन है। दे वर शॉक्ड टू सी हिम। उन्होंने बोला यार ये कहां से आ गई, समझ गए कि बहुत सी गेम हो गई है कोई हमारे साथ।
तो दे जस्ट वेंट, आई थिंक विद इन अ वीक दे वेंट देयर, और फिर उन्होंने वहां जाके बहुत शिद्दत के साथ अपना केस प्लीड किया। और क्रेडिट टू राहिल शरीफ, राहिल शरीफ साहब। डील क्या होने जा रही थी सर? वही जो पीएसपी वाला मामला चल रहा था ना उस जमाने में, कि देखो मुस्तफा कमाल हमेशा एक बात कहते आए, हमारे लोगों को आप जो हो गया माफी दे दें, आम माफी का ऐलान कर दें, आम माफी। तो सौलत मिर्जा भी उसी एक मेजर, बड़ा एक पिलर था। क्या जेल थी यार, वहां पे कव्वाली नाइट्स होती थी, घूम रहे होते थे आराम से। एक वीडियो भी बड़ी मशहूर है जो बेचारे अजय साबरी शहीद, उसके 2 मिलियन व्यूज हैं यूट्यूब पे। वो जेल वेल नहीं थी बॉस, वो एक यूनिट ऑफिस था, वो एक सेक्टर ऑफिस था, वहां से ऑपरेट करते थे ये लोग यार, मोबाइल फोन्स थे इनके पास, दे यूज्ड टू डू एवरीथिंग। तो एनीवे, तो वो पिंडी गए उन्होंने, जिसमें शाहिद आमिद साहब की बेवा भी थी, और ये जाके इन्होंने बोला, अगेन मैं बता इसलिए रहा हूँ कि लीगल प्रोसेस फॉलो हुआ, कोई डील नहीं हुई। वो गए, उन्होंने प्लीड किया, उन्होंने बोला भाई अब ये तो उसको कूल डाउन करना पड़ेगा क्योंकि ये तो मसला हो गया है, ये तो हमने ये किया हुआ है। तो फिर हुआ क्या गया कि वो एक बफर क्रिएट करने के लिए, कमिटमेंट से पीछे हटने के लिए एक जॉइंट एक्शन कमेटी बना, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई, जिसके सरबराह मेरे ख्याल से अगेर एक एमक्यूएम के विक्टिम के बेटे इरफान बहादुर, एसएसपी इरफान बहादुर थे शायद, इफ आई रिमेंबर करेक्टली। जब इरफान बहादुर उस वीडियो की तहकीकात करने के, वीडियो कैसे बनी, मच जेल पहुंचे, तो सौलत मिर्जा समझ गए इसको, इफ ही इज बिन मेड द जेआईटी का हेड, वो भी घाघा आदमी था, तो उसने बोला कि ये तुमने अच्छा नहीं किया मेरे साथ। ही इज अंडरस्टूड के कहानी मुक गई है, और फिर मुक गई कहानी तुम्हारे सामने। अगेन लीगल प्रोसेस फॉलो हुआ, कोई एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, प्रोसेस फॉलो हुआ, तो एक चीज खत्म हो चुकी थी। ठीक है। तो सर वैसा ख्याल ये किया जाता है कि 2014 में प्रेस क्लब के बाहर जो अल्ताफ हुसैन ने तकरीर की, 16 में 2016 था, अच्छा 16 में, 22 अगस्त 2016 में जो तकरीर की वो अल्ताफ हुसैन के सियासी ताबूत में आखिरी कील थी। मगर ये कोई नई बात तो नहीं थी, इससे पहले झंडा जलाने का इल्जाम लगता है, ठीक है। फिर वो इंडिया में जो उन्होंने तकरीर की 2005 में की थी, वो है, तो वो तो हमारे बड़ों को हजम हो गई थी, सब कुछ सेट चल रहा था, तो ये हजम क्यों नहीं हुआ? नारा लगाना तो उसके मुकाबले में तो बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक बात है, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। और वो तो उस दिन तो हमारे दफ्तर पे चढ़ाई भी हुई थी, हमारे दफ्तर की। देखो, जब एक चीज का वक्त पूरा हो जाता है तो फिर कोई भी चीज मौत का सबब बन जाती है। काम पूरा हो जाता है, काम पूरा भी हो जाता है और वक्त भी पूरा हो जाता है। तुम अस्पतालों में जाओगे ना, पूछोगे कॉज ऑफ डेथ, सब एक होता है, पल्मोनरी हार्ट फेलियर है, वो पता नहीं कौन सा हार्ट फेलियर लिखा हुआ था ना, और लाजिम आता है हार्ट ही फेल हुआ होगा। भाई असल कैसे मरा? असल में तो आखिर में तो दिल सबके ही बंद हो जाते हैं, तो वो तो दिल बंद हुआ है, वो तो दिल बंद हुआ है। उससे पहले मरीज अपने मंतकी अंजाम को पहुंच चुका था, और वो सिर्फ एक खौफ के डंडे पे खड़ा हुआ था। मतलब मैं तुम्हें एक और मसीबा बताता हूं, 2014 में, अगेन ये वही साल है जब एमकेएम का पीक है, और तो बता 13 में तो कितने हालात खराब थे ना। कुछ लोग कहते हैं बाय द वे कि 2011 से जो 13 का वायलेंस है ना, वो 96 के वायलेंस से भी ज्यादा है। अच्छा, हाँ, कुछ लोग कहते हैं वो जो लियारी गैंग वॉर के साथ फड्डा शुरू हुआ, वो तो आंखों से देखा है, वो देखा हुआ, शॉर्ट टर्म किडनैप, वो वर्स्ट टाइम था, बलोच महाजर शुरू हो गया था, बलोच महाजर। तो जिसमें वो 9/11 भी हुआ, लियारी ऑपरेशन भी हुआ, और बल्दिया फैक्ट्री फायर भी उसी में हुआ। तो एक काम होता था, रेंजर्स इनके बंदे छापा मारती थी, एमकेएम के लड़के पकड़े जाते थे, रेंजर्स का प्रेस रिलीज आता था, रेंजर्स पे लिखा होता था फलाना भिटाई विंग की कार्रवाई, फलाना जगह पे छापा, एमक्यूएम के 3 दहशतगर्द गिरफ्तार, फलाना 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 मुकदमात पे मतलूब थे। हम एमकेएम नहीं चलाते थे, वैसे मैं किसी और चैनल में था। अरे तुम क्या नहीं चलाते थे, मैं बताता हूँ। मैं आया जब समा में, समा वाले भी नहीं चलाते थे। एक सियासी जमात के कारकुनान गिरफ्तार। अबे मैंने कहा ये एक सियासी जमात कौन सी जमात होती है? जैसे एक और पंगा था ना टीवी चैनल्स पे, नामालूम, और एक और था किसी और चैनल का कोई सहाफी जख्मी हो जाए, उसका कुछ हो जाए, निजी चैनल के सहाफी को गोली लग गई। ये पागलपन।
अबे निजी चैनल कौन सा चैनल है भाई, उस चैनल का नाम है ना, नाम लो उसका। तो एमक्यूएम का ना नाम नहीं लेते थे। एक सियासी जमात के 3 कारकुनान गिरफ्तार है, एक सियासी जमात, एक सियासी, मैंने कहा नाम लिखो भाई। रेंजर्स कह रही है, रेंजर्स इज द अथॉरिटी, दे आर सेइंग ये एमक्यूएम के वर्कर हैं, हमारा काम क्या। ये होती है वो सेल्फ सेंसरशिप। लेकिन मैं समझ सकता था कि क्यों करते थे, क्योंकि बंद करते थे चैनल को, फिर आप जवाब देते फिर कि मैंने एक टिकर चलाया बंद कर दिया। सो ये मोहब्बत में हो रहा था। ये तो मोहब्बत नहीं है सर। खैर सो ये सब हो रहा था ना फैसल। अब आप देखो, मुझे पता है आज अल्ताफ हुसैन साहब, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, बिकॉज ही इज स्टिल अ पॉलिटिकल फिगर, अब एक मीम बन चुके। अब आप तुम देखते हो हमारी जो जेनजी है उनके लिए अल्ताफ भाई एक मीम है ना, कि ये क्या हो रहा है, वो मीम है। और एक पप्पी इधर, एक पप्पी इधर, एक पप्पी उधर, बड़ा मीम के तौर पे था। बट देयर वाज अ टाइम ही वाज अ मॉन्स्टर, एंड ही वाज, अपनी आंखों से देखे सर, विटनेस किया। सो आज हमदर्दी पैदा हो जाना दिल में, ठीक है, समझ सकता हूं आपको हमदर्दी हो सकती है, लेकिन एक पूरी नस्ल तबाह हुई है फैसल। कुछ रियासत की मिस हैंडलिंग की वजह से, लेकिन ज्यादातर अल्ताफ भाई की वजह से, क्योंकि लोग तो अल्ताफ भाई के पीछे थे ना फैसल। 90s के पूरे पूरे बैज, एनईडी और डीएमसी और एसएमसी के पूरे पूरे बैज अमेरिका चले गए, पूरी पूरी क्लास इसी डर से चलेगा, भागो। जितना बड़ा मास माइग्रेशन 90s में हुआ है ना, अब हो रहा है, अब दूसरा अब हो रहा है पिछले 2-3-4 सालों से आप देख रहे हैं। कराची के पता सबसे ज्यादा मुल्क छोड़ के पढ़े लिखे इलाकों में, वरना केपीके का एक जिला है उसके लोग ओवरऑल नंबर में सबसे ज्यादा वहां जाते हैं, लेकिन तुम्हें पता पढ़े लिखे लोगों में जो ब्रेन ड्रेन है वो सबसे ज्यादा किस जिले से हुआ है पाकिस्तान में? सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल। ओवरसीज एम्प्लॉयमेंट की वेबसाइट पे तुम जाके देखो, सबसे ज्यादा ब्रेन ड्रेन सेंट्रल किसका जिला है भाईजान? एमक्यूएम का गढ़ और महाजरों का गढ़ है। और सेंट्रल सबसे ज्यादा 100% एजुकेशन वाला वाइड डिस्ट्रिक्ट है पाकिस्तान का, पाकिस्तान का। यस, तकरीबन 100% लिटरेसी रेट है। बेनजीर भी ये कोट कर चुकी हैं, सबसे ज्यादा माइग्रेशन वहां से होती है। आज ना महाजरों के पास उनकी सकाफत है, ना उनके पास उनकी जबान है। वो पेप्सी को पेप्सी नहीं बोल सकते, वो कोरंगी को कोरंगी नहीं बोल सकते। ना जबान है, ना सकाफत है, ना तालीम है, और ना वो कोटा सिस्टम है जिसके खिलाफ अल्ताफ भाई आए थे, वो आज भी एग्जिस्ट करता है। What was the point? क्यों? एक और लेसन है कि अज़बियत का नारा बड़ा खतरनाक नारा है। तो जो कोई भी आपको किसी जबान या किसी कौमियत के नाम के ऊपर इकट्ठा कर रहा है, देर पानी, ये बड़ा लो हैंगिंग फ्रूट है, ये बड़ा नीचे लटका हुआ फल है, इसको फौरन तोड़ा जा सकता है। क्योंकि हर कौम, मतलब इस मुल्क में किस कौम के साथ ज्यादती नहीं हुई पूरी दुनिया में। सर जो लोग मुल्क चलाते हैं तो अब तो कभी दोबारा उनको अल्ताफ हुसैन की याद नहीं आ सकती, या जरूरत पड़ सकती है दोबारा? शॉर्ट आंसर तो ये है कि मेरे ख्याल से अब कभी याद नहीं आएगी, और लॉन्ग आंसर ये है कि अगर वो ये कोशिश कर भी ले तो नाकाम होगी। क्योंकि ना तो उनके कोशिश से कोई मकबूल होता है, और ना उनकी कोशिश से कोई पार्टी ख़त्म होती है। सो वो धक्का दे देते हैं, आगे पीछे कर देते हैं, थोड़ा सा हेल्प कर देते हैं, एक हाथ पकड़ के सीढ़ी चढ़ा देते हैं, लेकिन फिर पार्टियों को खुद करना होता है। इतने भी मासूम नहीं है सियासतदान। सर वो पाकिस्तानी सियासत में कहते हैं कि स्टेज एक ही रहता है, किरदार बदलते रहता है। तो फिर आप कह रहे हैं कि कभी याद नहीं आएगी, तो उनका कोई रिप्लेसमेंट आ चुका है, उनकी जगह ले ली है किसी ने, आपको लगता है कि? यार तुम कराची की क्या बात कर रहे हो, पूरे पाकिस्तान में एक प्रॉब्लम क्रिएट हो गया है। देयर इज अ सिंगल पार्टी, देयर इज अ बिग प्रॉब्लम इन पाकिस्तान। तुम समझ रहे हो, ये कराची का मसला नहीं है, सबको खा गई, सबको खाई गई है सब पीटीआई ना। तो ये तो सारी पार्टियों का मसला हुआ है। ये जो 80s 90s के सारे प्रोजेक्ट्स थे, वे भी फैसल, ये बहुत अच्छी बात तुमने की कि हो सकता है एक लाइफ होती है, जिंदगी हो गई 30-40 साल हो चुके हैं एक प्रोडक्ट के ना,
और फिर उसके बाद 40-50, अब देखो कांग्रेस के साथ क्या हुआ है। खैर कांग्रेस तो बहुत साल चल गई, अब बीजेपी देख लें आप, बीजेपी भी कर देखिए बीजेपी के तो अभी 90s में राइज आया था ना, तो बीजेपी तो अभी चल रही है, लेकिन 2000 में राइज आया था। लेकिन यूर राइट, मे बी इट्स जस्ट लाइफ कि कुछ और आना पड़ेगा। मैं इस वक्त कराची के अंदर स्कोप है, बाय द वे, कराची के जो हालात है, कराची में स्कोप है, जमात इस्लामी से भी ना हो पाएगा। सर लास्ट क्वेश्चन, अभी आपने कहा कि चले मान लेते हैं कि अल्ताफ हुसैन जो है वो बहुत बुरे आदमी थे, लाशों की सियासत की, खून की सियासत की, और मगर अब जो एमक्यूएम पाकिस्तान है वो फिलहाल ये नहीं कर रही, ना लाशों की सियासत है फिलहाल, कराची में अमन भी है, खून भी नहीं बह रहा, तो सर ये लोग मकबूल क्यों नहीं है? इनको तो मकबूल होना चाहिए शहर में। नहीं, मसला ये है कि इनसे वो ले लिया जिसके जरिए इनको वोट पड़ते थे भाई। अल्ताफ भाई ले लिए, अल्ताफ भाई केटीसी कंट्रोल करते थे, केटीसी वाज द रियल एमक्यूएम, रियल एमक्यूएम नहीं थी, केटीसी थी असली एमक्यूएम। केटीसी खत्म हो गई, क्या करेंगे, ये तो पहले ही पॉपुलर नहीं थे, ये तो 96-97 से इनके पास कुछ नहीं था। तो अब ये अब हकीकत आफाक अहमद को भी मिला लें, ये सब मिल जाए, 0 जमा 0 इज इक्वल टू 0। ये तो शायद, और सच बताऊं समय जो बड़ी हॉरिबल मतलब बात है, अब क्या पता सच हो, कि जिस तरह से 2024 के इलेक्शन में एमक्यूएम के अल्ताफ हुसैन के उम्मीदवारों को उठाया गया, तो क्या पता ये भी हो सकता था कि शायद अल्ताफ ग्रुप के लोग इस एमक्यूएम से भी ज्यादा वोट ले जाते, तो ये शायद 5वें-6ठे नंबर पे आते, क्योंकि हो सकता है ना यार, क्योंकि इसीलिए तो उनके खिलाफ एक्शन हुआ। एक्शन भाई देखो, एक्शन किसके खिलाफ हो रहा था, पीटीआई के खिलाफ हो रहा था सारा, उसको रोक रहे थे, और दूसरा कराची में अल्ताफ भाई के नाम को भी रोका है, उड़ गए थे ना उनके उम्मीदवार वगैरह। तो इसका मतलब ये कि अल्ताफ हुसैन के चाहने वाले अब भी शहर में तो हैं। हाँ, वो खत्म हो रहे हैं तेजी से, वो 50 साल से ऊपर के, वो जिन्होंने शायद, जैसे हमने एमक्यूएम के 89-90 की वो रैलीज देखी हैं, जो एक ड्रीम रैलीज होती थी, जलसे रैलीज हमने देखी हैं, तो शायद वो लोग जिन्होंने वो देखा हुआ उनके दिल के रोमांस बाकी है। रोमांस होता है ना कि यार एक पार्टी थी, अल्ताफ भाई थे यार, अल्ताफ भाई। लेकिन जेनजी जो वोटर नहीं है उसको तो पता ही नहीं, अल्ताफ भाई मजाक है उसके लिए। चले सर, क्लोज करते हैं गुफ्तगू को, बहुत मजा आया। थैंक यू सो मच फैसल। थैंक यू।